हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे 2013 में आई हॉलीवुड सुपर हीरो एक्शन मूवी मैन ऑफ स्टील की। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। मूवी का बजट था $225 मिलियन से लेकर $258 मिलियन तक और मूवी की कमाई थी $668 मिलियन। मैं इस मूवी को जितना हो सके उतना एक स्ट्रेट टाइमलाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि सबको कहानी इजीली समझ आ सके। मूवी की शुरुआत क्रिप्टॉन प्लैनेट पर होती है। इस प्लैनेट के लोग बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं। क्रिप्टॉन वालों ने कई हजारों सालों पहले बहुत सारे प्लैनेट्स ढूंढे, नए प्लैनेट्स की खोज के लिए बहुत सारे शिप्स भेजे और बहुत से नए प्लैनेट्स पर नई बस्तियां बसाई। लेकिन फिर क्रिप्टॉन वालों ने नए प्लैनेट्स पर ढूंढने पर रोक लगा दी और उनकी बहुत सारी बस्तियां क्रिप्टॉन से अलग होने की वजह से खत्म हो गई। क्रिप्टॉन वालों ने अपनी शक्तियों को बचाए रखने के लिए क्रिप्टॉन के रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल किया, जिस वजह से क्रिप्टॉन अंदर से कमजोर हो गया। क्रिप्टॉन पर पिछले कई सौ सालों से किसी भी बच्चे का जन्म नेचुरली नहीं हुआ था। बच्चों को एडवांस टेक्नोलॉजी से पैदा किया जाता था और जन्म से पहले ही ये डिसाइड कर लिया जाता था कि वो बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, सैनिक, साइंटिस्ट या पॉलिटिशियन या फिर कुछ और उसमें वैसे ही जीन्स डाल दिए जाते थे। लेकिन इसी वजह से क्रिप्टोनियन बच्चों ने मर्जी और मौका खो दिया था। अगर कोई बच्चा अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहे और वो क्या बनना चाहेगा, इसकी उसे पूरी आज़ादी मिले। इसी सोच के लिए जोरेल, जो कि एक साइंटिस्ट था, और लारा लोरवैन ने सदियों बाद पहले क्रिप्टोनियन बच्चे को नेचुरली जन्म दिया। उस बच्चे के पैदा होने के बाद जोरेल अपने नेताओं को समझाने की कोशिश करता है कि क्रिप्टॉन कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो लोग ये बात मानने को तैयार नहीं होते। जोरेल उन लोगों से कोडेक्स मांगता है ताकि वो अपनी नस्ल की रक्षा कर सके। कोडेक्स एक तरीके का रजिस्टर होता था जिसमें सारे क्रिप्टोनियन के DNA का डाटा होता है। जब जोरेल उनसे इस बारे में बात कर ही रहा होता है, तभी उस जगह पर जनरल जोड आ जाता है और वहां का तख्ता पलटने की कोशिश करता है और एक नेता को मार देता है। जोड और जोरेल फ्रेंड्स हैं। जनरल जोड जोरेल को उसका साथ देने के लिए कहता है, लेकिन जनरल जोड का इरादा है कि सिर्फ क्रिप्टोनियन ही जिंदा रहें और वो बाकी की नस्लों को खत्म कर देना चाहता है। लेकिन जोरेल उसकी इस बात से सहमत नहीं होता है और वो उससे दोस्ती तोड़ देता है। फिर जनरल जोड जोरेल को कैद करवा देता है, लेकिन जब जनरल जोड के आदमी जोरेल को लेकर जा रहे होते हैं तो एक हाई टेक रोबोट जो जोरेल के माइंड से कनेक्ट था एक तेज रोशनी छोड़ता है, जिससे सारे सैनिक कुछ टाइम के लिए अंधे हो जाते हैं। लेकिन जोरेल ने क्योंकि अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसी वजह से उसकी आंखों को कुछ नहीं होता और वो उनको मारकर वहां से भाग जाता है और फिर वो सीधे कोडेक्स वाली जगह पर पहुंचता है। क्रिप्टॉन पर एकदम से वॉर शुरू हो गई थी जनरल जोड की वजह से। अब जोरेल जब कोडेक्स लेकर कोडेक्स वाली जगह से बाहर निकलता है तो जनरल जोड के आदमी उस पर हमला कर देते हैं और जोरेल किसी तरीके से उनसे बचकर अपनी वाइफ लारा के पास पहुंचता है। लारा ने पृथ्वी को खोजा था अपने बेटे को भेजने के लिए, क्योंकि पृथ्वी के लोग उनके जैसे दिखते हैं और वो काफी समझदार भी हैं। पृथ्वी का सूरज क्रिप्टॉन से ज्यादा चमकीला है। लारा को ये डर है कि पृथ्वी के लोग उसके बेटे को मार डालेंगे, लेकिन जोरेल कहता है कि ये उनका मसीहा बनेगा। लारा काफी इमोशनल होते हुए अपने बेटे को खुद से दूर भेजने के लिए तैयार होती है। अब जोरेल कोडेक्स की सारी जानकारी अपने बेटे के शरीर में अपलोड कर देता है और एक कमांड ड्राइव बनाकर उसके साथ एक स्पेसशिप में डाल देता है। लारा उस स्पेसशिप को भेजने की तैयारी शुरू करती है, लेकिन तभी जनरल जोड वहां आ जाता है अपने आदमियों के साथ। वह जोरेल को कोडेक्स वापिस करने के लिए कहता है, लेकिन जोरेल कहता है कि यह सभी नस्लों के लिए है, ना कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। फिर दोनों में फाइट होती है जिसमें जोरेल जीत जाता है और लारा उस स्पेसशिप को वहां से भेज देती है। जब जोरेल उस स्पेसशिप को उड़ते हुए देख रहा था तो नीचे गिरा हुआ जनरल जोड जोरेल को मार देता है
फिर जोड लारा से पूछता है कि अपने बेटे को कहाँ भेजा है, तो लारा बोलती है कि उसका नाम काल-एल है और तुम उस तक नहीं पहुंच पाओगे। जब जनरल जोड अपने आदमियों को उस स्पेसशिप को खत्म कर देने का ऑर्डर देता है तो वहां पर क्रिप्टॉन की फौज आ जाती है और काल-एल की स्पेसशिप बच जाती है और फैंटम ड्राइव टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेस में एक होल कर पृथ्वी तक पहुंच जाती है। जनरल जोड और उसके साथियों को 300 सालों तक एक स्पेशल तरह की कैद सुनाई जाती है जिससे वो 300 सालों तक बाहर नहीं आ सकते। फिर क्रिप्टॉन प्लेनेट तबाह हो जाता है और एक धमाके से सारा प्लेनेट खत्म हो जाता है। अब काल-एल पृथ्वी पर पहुंच जाता है। वो एक किसान फैमिली को मिलता है, लेकिन किसी गवर्नमेंट एजेंसी को इस स्पेसशिप की पृथ्वी पर लैंडिंग या क्रैश होने की जानकारी नहीं मिलती और वो किसान फैमिली काल-एल को अपने बेटे की तरह पालने लगती है और उसका नाम क्लार्क कैंट रखते हैं। एक दिन क्लार्क जब छोटा था और क्लास में पढ़ाई कर रहा था तो उसे बहुत सारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसकी विजन में एक्सरे आ जाती है और वो लोगों के शरीर के अंदर झांकने लगता है। इससे छोटा सा क्लार्क बहुत डर जाता है और फिर वो जाकर स्कूल के एक कमरे में छिप जाता है। अब उसकी माँ मार्था कैंट को बुलाया जाता है। मार्था आकर अपने बेटे क्लार्क को सिर्फ एक आवाज पर फोकस करना सिखाती है जो वो सुनना चाहता है और इस तरह से काल-एल फोकस करना सीखता है जिससे उसे इस परेशानी से राहत मिलती है। क्लार्क के पास हीट विजन भी आ जाती है जिसे वो पहले से ही कंट्रोल कर सकता है। जब क्लार्क और बड़ा होता है तो एक दिन उसकी स्कूल बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस एक पुल से गिरकर पानी में डूबने लगती है। क्लार्क उस बस को पानी से निकालता है और एक लड़का जिसका नाम पीट है उसकी जान बचाता है जो पानी में डूब रहा था। उसकी आवाज क्लार्क को सुनाई दी थी इसलिए क्लार्क को उसके डूबने का पता लग गया था। अब क्लार्क के पेरेंट्स जोनाथन और मार्था के पास पीट की माँ आती है और बोलती है कि क्लार्क चमत्कार करता है और सब ने उसे ऐसा कुछ कई बार करते हुए देखा है। जोनाथन अपने बेटे क्लार्क के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें अपनी इन शक्तियों को छुपाना होगा, लेकिन क्लार्क पूछता है कि तो क्या करता, मरने देता उन्हें। जोनाथन बोलते हैं कि पता नहीं, लेकिन सवाल हमारी जान का नहीं है। जब दुनिया को तुम्हारी शक्तियों का एहसास होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। हमारा विश्वास, हमारी नजर में इंसानियत के मायने, सब कुछ। जोनाथन बोलते हैं कि जो चीज इंसानों को समझ नहीं आती उससे वो डरते हैं। जब क्लार्क पूछता है कि क्या भगवान ने मुझे ऐसे ही बनाया है, तो जोनाथन उसे अपने घर में छुपाई हुई उसकी स्पेसशिप दिखाता है और उसे वो कमांड ड्राइव देता है जिसका धातु पृथ्वी पर कभी भी नहीं था। वो बोलता है कि ये धातु पृथ्वी की नहीं है और ना ही तुम जवाब हो कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अब जोनाथन क्लार्क को बोलते हैं कि किसी और दुनिया में तुम्हारे असली पिता हैं जिन्होंने तुम्हें यहाँ किसी मकसद से भेजा है और तुम्हें उस मकसद को खोजना होगा। फिर कुछ और समय बाद क्लार्क और बड़ा होता है तो उसे कुछ लड़के मारते हैं और परेशान करते हैं, लेकिन क्लार्क अपने पिता की ये बात मानता है कि उसे अपनी शक्तियां छुपानी होगी। भले ही वो उन सबको बहुत आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने उन्हें नहीं मारा, यानी कि क्लार्क को गुस्सा कंट्रोल करना आ गया है। यहाँ क्लार्क के पिता उससे बोलते हैं कि ये तुम्हें डिसाइड करना है कि बड़े होके तुम्हें कैसा इंसान बनना है, अच्छा या बुरा, लेकिन तुम जो भी फैसला लोगे दुनिया पर उसका असर होगा। अब क्लार्क और बड़ा होता है और एक दिन क्लार्क अपने पेरेंट्स और अपने डॉग के साथ कहीं जा रहा था तो अचानक वहां पर टोर्नेडो आ जाता है और क्लार्क के पापा जोनाथन उस टोर्नेडो में लोगों को बचाने लगते हैं और उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने लगते हैं, लेकिन उनका डॉग कार में ही रह जाता है और उसकी जान बचाने के लिए वो वापस जाते हैं। क्लार्क खुद जाना चाहता था डॉग की जान बचाने के लिए, लेकिन जोनाथन ये बोलकर कि तुम अपनी मॉम और दूसरे लोगों को लेकर जाओ उसे नहीं जाने देते। जब वो कार के पास पहुंचते हैं तो एक कार उड़कर उनकी कार के ऊपर आ गिरती है और वो वहीं कार में फंस जाते हैं। क्लार्क उनकी जान बचाने के लिए जाने लगता है तो जोनाथन खुद ही उसे रोक देते हैं और उस तूफान में उनकी मौत हो जाती है। जोनाथन ने खुद की कुर्बानी दे दी क्योंकि उन्हें लगता था कि इंसान अभी भी क्लार्क की सच्चाई के लिए तैयार नहीं है। फिर कुछ और साल बीतते हैं और क्लार्क एक मछली पकड़ने वाली बोट पर जॉब शुरू करता है
जॉब पर सब उसे ढक्कन बुलाते थे, लेकिन वो उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास नहीं करवाता था। फिर एक दिन एक तेल निकालने वाली ड्रिल में, जो समुद्र के बीचों बीच होती है, उसमें आग लग जाती है और उसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। तो क्लार्क उन लोगों की जान बचाता है, जिस वजह से सब लोगों को उसकी शक्ति का पता लग जाता है और क्लार्क को उनके सवालों का जवाब ना देना पड़े, वो उस फिशिंग बोट से भी गायब हो जाता है। फिर क्लार्क एक रेस्टोरेंट में जॉब शुरू करता है। यहाँ उसे अपनी सुनने की शक्ति की वजह से 2 आर्मी के लोगों की बातें सुनाई देती हैं और उसे पता लगता है कि गवर्नमेंट के लोगों को बर्फ में किसी बहुत बड़ी चीज का पता लगा है। तभी वहां पर एक आदमी एक वेट्रेस को परेशान करता है, तो क्लार्क उसे रोकता है। तो वो आदमी क्लार्क पर बियर फेंक देता है और उसे बुली करता है और उसको ढक्कन बोलता है, लेकिन क्लार्क उसे कुछ भी नहीं करता और चुपचाप वहां से बाहर चला जाता है। लेकिन वो जाने से पहले उस आदमी के ट्रक का बहुत बुरा हाल करता है। क्लार्क अब उस जगह जॉब शुरू करता है जहां पर गवर्नमेंट के लोगों को वो बड़ी चीज बर्फ में होने का पता लगा था। अब उस जगह पर डेली प्लेनेट की रिपोर्टर लुइस लेन आती है। गवर्नमेंट के लोगों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी लुइस को इस जगह से दूर रखने की, लेकिन कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। वहाँ एक आदमी लुइस को बताता है कि सबसे पहले नासा की सैटेलाइट ने इस चीज की जानकारी दी। लुइस बोलती है कि ये शायद रशियन सबमरीन हो सकती है, लेकिन कर्नल बोलता है कि ये चीज 300 मीटर लंबी है और रशियंस ने इतनी बड़ी चीज कभी नहीं बनाई। यहाँ बताया जाता है कि उस चीज के आसपास बर्फ लगभग 20,000 सालों से जमी हुई है। अब रात में लुइस कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रही थी, तो उसे क्लार्क कहीं जाता हुआ दिखाई देता है। लुइस ये बोलती है कि इतनी रात को ये कहाँ जा रहा है, तो वो उसका पीछा करने लगती है। क्लार्क हीट विजन से बर्फ में रास्ता बनाता हुआ उस स्पेसशिप तक पहुंच जाता है और पीछे पीछे लुइस भी आने लगती है। लुइस रास्ते को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो परफेक्ट सर्कल में था। अब क्लार्क वो कमांड ड्राइव जो उसके पास थी उस स्पेसशिप में एक जगह डाल देता है, जिस वजह से जोरेल उस स्पेसशिप के कंप्यूटर में अपलोड होने लगता है। उधर लुइस अपने कैमरे से एक हाई टेक रोबोट की पिक्चर क्लिक करती है, लेकिन कैमरे के फ्लैश की वजह से वो रोबोट उस पर हमला कर देता है। लेकिन क्लार्क वहां आकर लुइस की जान बचाता है और फिर वो उस स्पेसशिप को वहां से ले जाता है और लुइस आर्मी को एक जगह बर्फ पर मिलती है। असल में वो स्पेसशिप वहां पिछले 18,000 साल से पड़ी थी। क्लार्क की पहचान और नाम सब जारी थे। वो गलत नाम से वहां पर जॉब कर रहा था। अब लुइस अपनी ये स्टोरी अपने एडिटर पेरी को सुनाती है, लेकिन वो इस स्टोरी को छापने से इनकार कर देता है क्योंकि इस स्टोरी के लिए कोई सबूत नहीं है और वो ये बोलता है कि मैं कोई ऐसी स्टोरी नहीं छापूंगा जिसमें लिखा हो कि एलियन हमारे बीच में है। फिर लुइस अपने आर्टिकल को वुडवन नाम के एक आदमी की साइट पर ऑनलाइन लीक करवा देती है। अब क्लार्क उस स्पेसशिप को नॉर्थ पोल पर ले जाकर लैंड करवा देता है। यहाँ पर जोरेल आकर क्लार्क को सारी बातें बता देता है। क्लार्क को अपने बारे में सब कुछ पता लग जाता है। जोरेल क्लार्क को उसकी ड्रेस देता है और बताता है कि इस निशान का मतलब है उम्मीद। क्लार्क इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पृथ्वी का सूरज क्रिप्टॉन से ज्यादा ताकतवर है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम है और वातावरण ज्यादा पौष्टिक है। जोरेल क्लार्क को अपनी शक्तियों को आजमाते रहने के लिए बोलता है और क्लार्क उड़ने लगता है अपनी शक्तियां आजमाते हुए। उधर लुइस क्लार्क को ढूंढने लगती है क्योंकि क्लार्क ने हर जगह अपनी पहचान छुपाई थी, इसलिए लुइस को उसे ढूंढने में कुछ दिनों का टाइम लगा। लेकिन फिर एक दिन लुइस ने उसके घर का एड्रेस निकाल ही लिया। यहाँ लुइस क्लार्क से मिलती है और क्लार्क उसे बताता है कि मेरे पिता ने मेरी पहचान छुपाने के लिए अपनी जान दे दी क्योंकि उन्हें लगता था कि दुनिया मेरे लिए तैयार नहीं है। इसके बाद लुइस उसके बारे में आर्टिकल लिखने की जिद छोड़ देती है। फिर क्लार्क अपनी माँ को बताता है कि मैं जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। अब हमें पता लगता है कि कोई यान चंद्रमा पर पहुंच गया है और शाम को पूरी दुनिया एलियन शिप को टीवी पर देखती है और टीवी पर मैसेज दिखाई देने लगता है, यू आर नॉट अलोन। ये मैसेज टीवी, इंटरनेट और फोन हर जगह पर दिखाई देने लगता है। अब जनरल जोड ये अनाउंस करता है कि मेरा एक बाशिंदा
तुम्हारे प्लेनेट पर छुप कर रह रहा है, उसे मेरे हवाले कर दो। जनरल जोड धमकी देता है कि तुम्हारे ग्रह की तकदीर तुम्हारे हाथों में है। जनरल काल-एल को 24 घंटों का टाइम देता है। किसी को भी ये नहीं पता पृथ्वी पर काल-एल कौन है, लेकिन टीवी पर वुडबर्न, जिसे लुइस ने अपना आर्टिकल लीक करने के लिए दिया था, वो टीवी पर बोल देता है कि डेली प्लैनेट की लुइस लेन काल-एल के बारे में जानती है। इसके बाद FBI लुइस को पकड़ कर ले जाती है, लेकिन लुइस क्लार्क के बारे में बताने के लिए रेडी नहीं है। अब क्लार्क एक चर्च में जाता है। वो पादरी से बोलता है कि ये एलियन मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जनरल जोड का कोई भी भरोसा नहीं और ना ही इंसानों पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन फिर पादरी बोलता है कि कभी कभी भरोसा पहले किया जाता है और परख बाद में। अब क्लार्क आर्मी के सामने सरेंडर कर देता है, लेकिन लुइस को रिहा करने की शर्त भी रखता है। फिर क्लार्क और लुइस को एक साथ एक रूम में मिलाया जाता है। फिर आर्मी के लोग सुपरमैन को एलियन के हवाले करने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो सुपरमैन को लेने के लिए फावरा उल आती है, लेकिन वो बोलती है कि जनरल जोड को लुइस भी चाहिए, लेकिन आर्मी लुइस को देने से मना करती है। लेकिन लुइस खुद ही उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उनको स्पेसशिप में लाया जाता है। काल-एल लुइस को अपनी कमांड ड्राइव चुपके से दे देता है। लुइस को एक मास्क दिया जाता है ताकि वो आसानी से सांस ले सके। लेकिन जब वो लोग ऊपर स्पेस में उस स्पेसशिप में पहुंचते हैं तो काल-एल की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसके लिए यहाँ की हवा जहरीली थी। अब काल-एल बेहोश हो जाता है और उसके सपने में जनरल जोड आकर उसे बताता है कि क्रिप्टॉन के तबाह होने की वजह से उन्हें अपनी कैसे आज़ादी मिल गई। फिर वो हर पुरानी बस्ती में जहाँ पर कभी क्रिप्टॉन वालों का कब्जा था वहाँ गए। जो कुछ भी वो बचा सके उसे बचाया, हथियार, टेक्नोलॉजी और एक मौत की मशीन। वो स्पेस में उसी तरह ट्रैवल करते थे जैसे जोरेल ने काल-एल को पृथ्वी पर भेजा था। 33 सालों बाद जब काल-एल ने उस पुराने स्पेसशिप को शुरू किया तब उन्हें उसका पता मिला, इसीलिए वो यहाँ पृथ्वी पर आए हैं। जनरल जोड काल-एल को कोडेक्स के बारे में पूछता है। जोड बोलता है कि हमारी नस्ल पृथ्वी पर रहेगी। फिर जब क्लार्क उससे पूछता है कि इंसानों का क्या होगा, तो जनरल जोड बोलता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब हमें पता लगता है कि जोड का इरादा सारे इंसानों को खत्म कर देने का है। जोड बताता है कि काल-एल के पिता को उसने ही मारा है। अब उस स्पेसशिप से 2 शिप्स अलग होकर पृथ्वी पर आ जाते हैं। जोड का एक आदमी काल-एल का ब्लड सैंपल निकाल लेता है। उधर लुइस को एक जगह बंद कर दिया जाता है। यहाँ लुइस को एक छोटा सा होल दिखाई देता है जिसमें लुइस काल-एल की दी हुई कमांड की डाल देती है और फिर वहाँ पर जोरेल आ जाता है जो उस स्पेसशिप में अपलोड हो जाता है। जोरेल उस स्पेसशिप का वातावरण पृथ्वी जैसा कर देता है, जिस वजह से क्लार्क की शक्तियाँ वापस आ जाती हैं। जोरेल लुइस को जनरल जोड को हराने का रास्ता बताता है और शिप को कंट्रोल करके लुइस को उन लोगों से बचाता हुआ एक छोटी सी स्पेसशिप में बैठा देता है। लेकिन एक हमले में उस स्पेसशिप को नुकसान हो जाता है और लुइस पृथ्वी पर गिरने लगती है। फिर जोरेल काल के सामने जाता है। काल उससे पूछता है कि क्या जो जोड ने कहा वो सच है, लेकिन जोरेल बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम इंसानियत को समझो ताकि वक्त आने पर तुम दोनों नस्लों के बीच एक कड़ी बनो। फिर जोरेल उसे लुइस को बचाने के लिए बोलता है। काल-एल लुइस को बचा लेता है। उधर जो 2 शिप्स पृथ्वी पर आए थे वो क्लार्क के घर पर उतरती हैं और मार्था से जनरल जोड कोडेक्स के बारे में पूछता है। फावरा उल को स्पेसशिप तो मिल जाती है, लेकिन वहाँ कोई कोडेक्स नहीं था। जनरल जोड मार्था के घर पर एक कार फेंककर पूरा घर तोड़ देता है। तभी वहाँ पर काल-एल आ जाता है क्योंकि उसने उनकी स्पेसशिप की आवाजें सुन ली थी। अब काल जोड को पीट देता है और उसका मास्क टूट जाता है, जिस वजह से जनरल जोड को भी वो आवाजें सुनाई देने लगती हैं और विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं जो क्लार्क को बचपन में सुनाई देते और दिखते थे। जोड के आदमी उसे वहां से ले जाते हैं। अब यहाँ पर काल-एल और फावरा उल और उसका एक साथी, उनमें लड़ाई होती है। काफी धमाकेदार विजुअल्स हैं इसके। यहाँ सुपरमैन आर्मी के लोगों की कई बार जान बचाता है। सुपरमैन को उनकी मास्क की कमजोरी का पता लग जाता है और इसी का फायदा उठाकर
वो फाइट जीत जाता है। जनरल जोड की शिप फाराउल और उसके साथी को वहां से बचाकर ले जाती है। अब क्लार्क अपनी मॉम के पास आता है। यहाँ पर लुइस लेन आकर बोलती है कि मुझे पता है कि जनरल जोड को कैसे रोकना है। उधर जोड को पता लगता है कि कोडेक्स तो काल-एल के शरीर में है और डीएनए निकालने के लिए काल-एल का जिंदा रहना जरूरी नहीं। अब उस स्पेसशिप के 2 टुकड़े हो जाते हैं और एक टुकड़ा हिंद महासागर और दूसरा टुकड़ा मेट्रोपोलिस में आ जाता है और ये दोनों हिस्से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और हवा बदलने लगते हैं। काफी ज्यादा तबाही होती है इस वजह से। अब हमें पता लगता है कि काल-एल जिस स्पेसशिप से आया था उसमें फैंटम ड्राइव नाम की एक चीज है जो स्पेस में छेद कर सकती है और जनरल जोड की स्पेसशिप में भी वैसे ही फैंटम ड्राइव है। अगर उन दोनों स्पेसशिप्स को टकरा दिया जाए तो एक ब्लैक होल पैदा होगा जिसमें जनरल जोड की स्पेसशिप समा जाएगी। क्योंकि पृथ्वी का वातावरण बदल रहा है इसलिए सुपरमैन की शक्तियां कम हो रही हैं, लेकिन वो जनरल जोड को रोकने के लिए हिंद महासागर की तरफ चला जाता है और आर्मी उस स्पेसशिप को एक प्लेन में रखकर मेट्रोपोलिस की तरफ ले जाती है। जनरल जोड उस स्पेसशिप को जो पृथ्वी पर 18,000 सालों से है उसे मेट्रोपोलिस की तरफ ले आता है, लेकिन आने से पहले वो जोरेल को उस स्पेसशिप से डिलीट कर देता है। मेट्रोपोलिस वाली स्पेसशिप पर आर्मी हमला कर देती है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से उनके सारे हमले बेकार हो जाते हैं। लेकिन सुपरमैन किसी तरह से बहुत मुश्किल से हिंद महासागर वाली मशीन को तोड़ देता है, जिस वजह से मेट्रोपोलिस वाली मशीन की ग्रेविटी खत्म हो जाती है और आर्मी को काल-एल वाली स्पेसशिप जनरल जोड के स्पेसशिप पर गिराने का मौका मिल जाता है। लेकिन कमांड ड्राइव उस स्पेसशिप में नहीं जा रही थी, जिस वजह से वो फैंटम ड्राइव स्टार्ट नहीं हो रही थी और इसी बीच आर्मी के प्लेन पर जनरल जोड 18,000 साल पुरानी स्पेसशिप से हमला कर देता है। लेकिन तभी सुपरमैन वहां आकर उस स्पेसशिप को नष्ट कर देता है और फाराउल आर्मी के प्लेन पर हमला कर देती है। लेकिन आर्मी का साइंटिस्ट काल-एल की स्पेसशिप को एडजस्ट करके कमांड ड्राइव को एक्टिव करने में कामयाब हो जाता है और आर्मी का कमांडर अपने प्लेन को मजबूरी में सीधे जनरल जोड के स्पेसशिप में क्रैश कर देता है क्योंकि उन पर फाराउल हमला कर रही थी। इस क्रैश की वजह से एक ब्लैक होल खुलता है और सब कुछ उसमें समा जाता है। लुइस लेन प्लेन टकराने से ठीक पहले प्लेन से बाहर गिर जाती है और सुपरमैन उसे ब्लैक होल में जाने से बचा लेता है। अब अकेला जनरल जोड बचता है और वो अब पूरी ताकत से सुपरमैन पर हमला कर देता है। जनरल जोड भी पृथ्वी के वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेता है और वो हर बार पहले से ज्यादा स्ट्रोंग होने लगता है। उसके पास भी हीट विजन आ जाती है और वो भी फ्लाई करने लगता है। जबरदस्त फाइट सीन है ये। अंत में जब जनरल जोड हीट विजन से कुछ लोगों की जान लेने वाला था तो सुपरमैन उन लोगों की जान बचाने के लिए ना चाहते हुए भी जनरल जोड को मार देता है। अब मूवी की आखिर में क्लार्क डेली प्लैनेट में जॉब शुरू करता है ताकि उसे पूरी दुनिया की जानकारी मिलती रहे और जब भी वो वहां से गायब हो तो कोई भी उससे कोई सवाल ना करे। डेली प्लैनेट के ऑफिस में लुइस क्लार्क का अपनी दुनिया में स्वागत करती है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ इस मूवी के बारे में। दरअसल जो फाराउल का रोल था वो पहले गैल गैडेट को ऑफर हुआ था, लेकिन उन दिनों वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उन्होंने ये मूवी नहीं की। लेकिन बाद में उन्होंने वंडर वुमन का रोल किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।